कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। वही हाल तुर्की और पाकिस्तान का है। वैसे पाकिस्तान तो सावन में अंधा नहीं हुआ है, क्योंकि कभी भी सावन उसे दिखा ही नहीं है। लेकिन तुर्की शायद सावन में ही अंधा हुआ है, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। फ्रांस के साथ अब ऑस्ट्रिया ने भी कट्टरवाद के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़े एक्शन वाले मोड में आ चुका है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने जो फैसला लिया है वह पूरी दुनिया में अब तक किसी देश ने नहीं लिया था। वहीं दूसरी तरफ क्या चीन के मंसूबों में बाइडेन पानी फेरेंगे? बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच क्या बात हुई? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बाइडेन ने अपना पहला बयान क्या दिया? बाइडेन के अनुसार क्या भारत के साथ मिलकर अमेरिका चीन की लड़ाई लड़ेगा, या फिर भारत का साथ नहीं देंगे बाइडेन? आखिर बाइडेन ने क्या कहा है? इसके अलावे नेपाल में एक बार फिर प्रचंड और ओली में कुर्सी की खींचाखींची चलने लगी, और इस बार फिर टपक पड़ी है नेपाल में चीन की राजदूत होउयान की। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच एक बार फिर लड़ाई हो गई है तेज। सत्ता चीज ही ऐसी है। अब एक बार फिर तनाव चरम में पहुंच गया है। सचिवालय में बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रचंड भी पहुंचे। हालांकि दोनों के बीच विवाद जस का तस है। कई दिनों से अनिश्चितता बनी हुई है, और अब यह कहा जा रहा है कि प्रचंड सीधे सीधे इस बार ओली से इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि ओली कई मोर्चों पर हार चुके हैं। ऐसे में संविधान और सिस्टम को बचाने के लिए, साथ ही साथ पार्टी की एकता को भी बचाने के लिए ओली को इस्तीफा ही देना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, चीनी राजदूत होउयान की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बैठक कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसे कैसे हल किया जाए। तो वहीं राजनीतिक हलकों में यह कहा जा रहा है कि भारत के रो अधिकारी के दौरे के बाद और सेना प्रमुख नरवणे के दौरे के बाद अब नेपाल की सेना भी यही चाह रही है कि ओली सत्ता से हटे, ताकि चीनी दखल वहां पे कम हो और भारत के साथ रिश्ते सुधारे जाएं। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया ने मस्जिदों के ऊपर ले लिया है बड़ा फैसला। कट्टरवाद के खिलाफ किसी देश का यह सबसे बड़ा एक्शन है। जानेंगे इसके बारे में। इससे पहले ये जान लें कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई। वैसे तो जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद जीतते ही फोन किया जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति पद जीतते ही बाइडेन ने वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, जापान सभी देशों को फोन कर लिया था, लेकिन भारत को फोन नहीं करा था। जिसके बाद यह संशय बनी हुई थी कि क्या बाइडेन भारत के साथ किस तरह का रिश्ता रखेंगे। क्या वह ट्रंप के जैसे ही सशक्त होकर खड़े रहेंगे चीन के खिलाफ, या फिर भारत को धोखा देंगे। लेकिन अब एक नया बयान आधिकारिक तौर पर आ गया है। जाहिर सी बात है, भारत और चीन का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, जिसकी वजह से बाइडेन ने वक्त लिया कि उन्हें जवाब देना क्या है। आखिरकार बाइडेन ने साफ साफ कह दिया है कि वह महामारी से लेकर कोई भी विश्व की चुनौती हो या हिंद प्रशांत महासागर में कोई चुनौती हो, उसमें भारत के साथ मिलकर साझेदारी में काम करेंगे। यानी कि पक्की बात यह हो गई कि चीन को घेरने में बाइडेन भारत के साथ खड़े रहेंगे। वैसे आपको बता दें, बाइडेन या ट्रंप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी देश की विदेश नीति वहां की खास टीम तय करती है, जो कि देश के हित में लिया गया फैसला होता है। ऐसे में बाइडेन अपने देश के फायदे के लिए चीन को घेरने के लिए भारत के साथ खड़े तो रहेंगे ही रहेंगे। अब उनके आधिकारिक बयान में दिख भी गया। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि अनुच्छेद 370 या फिर कश्मीर मुद्दे पे वे भारत का साथ देंगे, तो वो भारत का साथ नहीं दे सकते हैं। इसके अलावे इन मुद्दों को उखाड़ जरूर सकते हैं। इसलिए बाइडेन का रिश्ता भारत के साथ हमेशा दोहरा रहने वाला है, क्योंकि कमला हैरिस भी 370 के बारे में अलग बयान दे चुकी है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया में हुए आतंकी हमले को देखते हुए ऑस्ट्रिया सरकार ने कट्टरवाद के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया है, और राजनीतिक रूप से जो मस्जिद इस्तेमाल हो रहे हैं उसको सीधे सीधे बंद करने का फैसला ले लिया है। यही नहीं,
ऑस्ट्रेलियाई चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने ऑस्ट्रिया के सभी सामाजिक और सभी शैक्षणिक संस्थानों को पहचानने के लिए एक टीम बना दिया है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर्ड हैं, वो किस तरह के काम ऑस्ट्रिया में करते हैं। ये संगठन क्या कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। ऑस्ट्रिया के मंत्रिमंडल ने उन प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त किया है कि अगर अपराधों का दोषी व्यक्ति है, कोई भी ऐसा मिलता है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तो उसको जिंदगी भर के लिए सजा देना है, जिंदगी भर के लिए उसकी जेल होगी। यही नहीं, अगर कोई इस तरह का दोषी व्यक्ति का रिहाई होता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगाई जाएगी, यानी उस पर पल पल नज़र रखा जाएगा। उसको एक तरह से आपराधिक श्रेणी में ही हमेशा रखा जाएगा कि वह निकलने के बाद भी क्या इस तरह की कोई गतिविधि करता है जो देश के खिलाफ है या जो आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देता हो। कुर्ज ने अपने मंत्रिमंडल के बैठक के बाद ट्वीट किया और कहा कि हम लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजनीतिक इस्लाम को एक अपराध घोषित कर दिया है, जो कि खुद तो नहीं है आतंकवादी, लेकिन यहीं से पैदा होते हैं इस तरह के उग्रवादी। यही वजह है कि अब सीधे सीधे राजनीतिक इस्लाम पर चोट होगी। ऑस्ट्रिया ने उन सभी मस्जिदों को बंद करने का आदेश देने का फैसला किया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। वैसे आपको बता दें, सोमवार को वियना में 6 अलग अलग स्थानों पर घटनाएं हुई। आतंकी सड़कों पर लोगों को निशाना बना रहे थे। ऑस्ट्रियाई पुलिस ने सोमवार को ही 60 से अधिक पतों पर छापा मारा जो कि इसी तरह के कट्टरपंथी इस्लामवादियों से जुड़े हुए थे, जबकि और भी ज़्यादा खोज चल रही है, जिसके बाद राजनीतिक इस्लाम का यह रूप निकलकर सामने आया है। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल में इस तरह की घटनाएं ऑस्ट्रिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रिया को छोड़ इस्लामिक स्टेट में शामिल होने वाले लोगों की संख्या यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। समय के साथ सिर्फ प्रवासी ही नहीं बल्कि बाल्कन देशों और चेचन्या से आने वाले आतंकवादी भी ऑस्ट्रिया में फैल चुके हैं। ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रिया कट्टरपंथियों को काबू करने के लिए अब पूरी तरीके से फ्रांस के साथ ताल में ताल मिलाकर चल रहा है। फ्रांस की घटना के बाद ऑस्ट्रिया ने बहुत बड़ी सीख ले ली है। अब तो फ्रांस की सरकार ने भी इसी तरह के कानून बना दिए हैं और राजनीतिक इस्लाम पर नज़र रखने के लिए एक परमानेंट ऑब्जर्वेटरी बना दिया है। अब यूरोप के 2 बड़े नेता मैक्रोन और कुर्ज इस लड़ाई में लोकतांत्रिक जीवन, एकीकरण और देश के सामाजिक सामंजस्य के लिए जो खतरा बन चुका है उसके ऊपर एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं। यही नहीं, दोनों नेताओं ने इस्लामी नेटवर्क से आने वाले विदेशी धन, शिक्षा प्रणाली और इस्लामियों के प्रभाव पर भी चिंता जाहिर करी है। अब देखना यह है कि इस अभियान में और कौन से यूरोपीय देश साथ आते चले जाते हैं। वैसे पूरी दुनिया के लिए यह बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रिया फ्रांस का एक्शन काफ़ी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।